नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। सारी दुनिया में पौराणिक कथाएं कल्पना की उड़ानों से भरी होती हैं। बचपन में जब हम उन्हें सुनते हैं तो वे हमें बहुत मनमोहक लगती हैं और हमेशा हमारी स्मृतियों में बनी रहती हैं। मगर होती थी वो एक कहानियां ही है। मगर पिछले कुछ दशकों में एक नई प्रवृत्ति उभरी है। हमारे देश के ब्राह्मणवादी सत्ताधारी पौराणिक कथाओं को इस तरह पेश करने में लगे हैं मानो वे सच हो। सार्वजनिक मंचों से ऐसे दावों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डॉक्टरों और देश को यह याद दिलाने के साथ हुई कि प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जन रहे होंगे, तभी हाथी के बच्चे का सिर भगवान गणेश को लगाया गया होगा। मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, किंतु जब मैंने चिकित्सीय दृष्टिकोण से यह समझने का प्रयास किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आज की तारीख में भी ऐसा करना असंभव है। साथ ही मुझे यह भी पता लगा कि मिस्र की पौराणिक कथाओं में भी पशुओं के सिर वाले देवी देवताओं का जिक्र है। मिस्र के देवी देवताओं के बारे में दिलचस्प यह है कि जिस पशु का सिर उनके धड़ में लगा है वह पशु उनके स्वभाव से मेल खाता है। जैसे मिस्र के युद्ध की देवी सेकमेट का सिर शेरनी का है, जो यह दिखाता है कि वे कितनी डरावनी और क्रूर हैं। ऐसे बहुत से अन्य अद्भुत देवी देवता हैं। उतना ही दिलचस्प यह है कि पाकिस्तान में जियाउल हक के शासनकाल में यह बात सामने आई थी कि जिन्नात कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा के स्रोत हो सकते हैं। यहां तक कि विज्ञान कांग्रेस के सम्मेलनों तक में इस पर गंभीरता से चर्चा की गई थी। जिन्नों पर आधारित दूरसंचार नेटवर्क का विचार भी प्रस्तुत किया गया था। यह भी कहा गया था कि जिन्नों की शक्ति का उपयोग राडारों को चकमा दे सकने वाली मिसाइलें बनाने के लिए किया जा सकता है। शोध के एक नए क्षेत्र जिन्न रसायन का जन्म भी जिया के कार्यकाल में हुआ, जिसके बारे में यह कहा गया कि उनके और विकास की गुंजाइश थी। 1970 के दशक में पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग के एक निदेशक ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि पेट्रोल, डीजल व परमाणु ईंधन की जगह जिन्नों की ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पाकिस्तान में पौराणिक कथाओं पर आधारित ऐसी कल्पनाओं पर अमल नहीं हो रहा होगा। हमें ये बातें इसलिए याद आ रही हैं क्योंकि हाल ही में दो शीर्ष भाजपा नेताओं ने अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बयान दिया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने उनसे सवाल किया कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मनुष्य कौन था। सभी बच्चों ने एक सुर में जवाब दिया, नील आर्मस्ट्रांग। इस पर ठाकुर ने कहा कि यह सही जवाब नहीं है। अनुराग ठाकुर की बात माने तो यह जो जवाब बच्चों ने दिया वह गलत था। सही जवाब है कि भगवान हनुमान। ठाकुर ने जोर देकर शिक्षकों से कहा कि वह अंग्रेजों द्वारा तैयार कराई गई पाठ्य पुस्तकों से आगे भी देखें। अनुराग ठाकुर ने उनसे कहा कि वे वेदों, हमारी पुस्तकों और हमारे ज्ञान की ओर भी ध्यान दें। प्रचलित कथा के अनुसार हनुमान उड़ते हुए गए और वह पर्वत उठाकर लेकर आए जिस पर जीवन रक्षक जड़ी बूटी थी। इसी तर्ज पर केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राइट बंधुओं द्वारा हवाई जहाज का आविष्कार करने के बहुत पहले पुष्पक विमान अस्तित्व में था। क्या बात है। विज्ञान की मामूली समझ रखने वाला व्यक्ति भी यह जानता है कि उड़ने वाली मशीन बनाने के लिए किस तरह की चीजों की जरूरत होती है। हवा में उड़ना मानव जाति का बहुत पुराना सपना रहा है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने जी तोड़ प्रयास किए, प्रयोगशालाओं और मैदानों में पसीना बहाया ताकि यह सपना साकार हो सके। यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि पौराणिक कथाओं को वास्तविकता की तरह पेश करने वाले ये महानुभाव वास्तव में ऐसा ही सोचते हैं या वैज्ञानिक नजरिए का अवमूल्यन करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चौहान ने आगे यह भी कहा कि महाभारत काल में भारत तकनीकी दृष्टि से अति विकसित था। उनके अनुसार आज हमारे पास जो ड्रोन और मिसाइलें हैं वे हजारों साल पहले से ही हमारे पास थी। हमने यह सब महाभारत में पढ़ा है। अतीत की महान उपलब्धियों के एक से बढ़कर एक दावे करने की प्रतियोगिता सी चल रही है। जब से मोदी ने पौराणिक कथाओं को विज्ञान की तरह पेश करने का सिलसिला शुरू किया है, विभिन्न भाजपा नेता तरह तरह के ऐसे दावे करते रहते हैं जिनमें वर्तमान तकनीकी उपलब्धियों के प्राचीन भारत में मौजूद होने की बात की जाती है।
जैसे विजय रूपाणी ने कहा था कि नारद भी गूगल की तरह जानकारी का स्रोत थे। ट्रिब्यून में प्रकाशित खबर के मुताबिक त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने 17 अप्रैल 2018 को दावा किया था कि भारत में युग युगों से इंटरनेट का इस्तेमाल होता आया है। महाभारत में संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध क्षेत्र का पूरा ब्यौरा लाइव दिया था। यह इंटरनेट के कारण ही संभव हो सका था। उस काल में उपग्रह भी होते थे। पूर्व विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जो स्वयं डॉक्टर हैं, का कहना है कि हिंदुओं की हर रस्मों रिवाज विज्ञान से उत्प्रोत है और आधुनिक काल की हर उपलब्धि प्राचीन वैज्ञानिक उपलब्धियों से जुड़ी हुई है। ये भाजपा नेताओं द्वारा बांटे जा रहे ज्ञान के कुछ मोती मात्र हैं। यह सब उस वैज्ञानिक समझ के खिलाफ है जिसकी नींव पर सभी आधुनिक भारतीय विज्ञान संस्थान स्थापित किए गए हैं। यह सोचकर रूह कांप उठती है कि यदि आजादी के तुरंत बाद इस विचारधारा के लोग सत्ता में होते और इन विचारों के आधार पर योजनाएं बनाई जाती तो क्या होता। आजादी के बाद की शुरुआती दशकों में भारत में कई वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना हुई, जिसके चलते भारत में वैज्ञानिक तैयार हुए और शोध का शुरुआत किया गया। आखिर भाजपा के सत्ताधारी नेता पौराणिक कल्पनाओं को वैज्ञानिक तथ्यों के रूप में क्यों पेश करते हैं। वर्तमान में देश के आस्था पर आधारित ज्ञान एवं सोच का बोलबाला है। बाबाओं अतीत के गुणगान का माहौल है। ज्ञान धीरे धीरे विकसित होता है और वह देश की सीमाओं के परे होता है। प्राचीन भारत का विज्ञान के क्षेत्र में महान योगदान था। आर्यभट्ट, सुश्रुत और उनके जैसे बहुत से अन्य व्यक्तियों का ज्ञान के भंडार का समृद्ध करने में प्रभावी योगदान रहा। यह प्रक्रिया समाज के विकसित के समानांतर चलती रही। आस्था और तर्कपूर्ण विचार मानव इतिहास में कई बार एक दूसरे से टकराए हैं। समाज में यथास्थितिवादी तबके आस्था पर आधारित समझ से चिपके रहते हैं, वहीं समाज में बदलाव व समानता के पक्षधर और अन्याय विरोधी तबके तार्किक ज्ञान वैज्ञानिक समझ के पैरोकार होते हैं। भाजपा और पूरे संघ परिवार की सोच मूलतः असमानता पर आधारित सामाजिक मूल्यों पर आधारित है। भारतीय संविधान हमें समानता की दिशा में सामाजिक बदलाव करने का मौका देता है। हमारा संविधान वैज्ञानिक समझ को भी महत्व देता है। भाजपा समेत संघ परिवार पीछे की ओर देखते हैं और वे कई तरीकों से वैज्ञानिक समझ और भारतीय संविधान का विरोध करते आ रहे हैं। राजनैतिक विचारधाराएं एक पैकेज डील होती है, जहां वैज्ञानिक समझ की बात करने वाला भारतीय संविधान सामाजिक बदलाव का पक्षधर है, वहीं हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा आजादी के संघर्ष के दौरान हासिल की गई और भारतीय संविधान में प्रतिबंधित होने वाली सोच की दिशा को पलटना चाहती है। आस्था के सिपाही जो वैज्ञानिक समझ के विरोधी हैं, एक ओर वैज्ञानिक समझ को कमजोर कर रहे हैं और दूसरी ओर आजादी, समानता और बंधुत्व के विचारों को धक्का पहुंचाकर देश को पीछे की ओर ले जाना चाहते हैं। खबर को लिखा था आईआईटी मुंबई में पढ़ाते सेंटर फॉर स्टडी सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म के अध्यक्ष अमरीश हरदेरिया ने। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। मैं एल के शर्मा नंदवंशी। बहुत बहुत धन्यवाद।